गुड मॉर्निंग ईच एंड एवरीवन। हम पढ़ रहे थे डीम्ड इनकम और डीम्ड इनकम के मेजर प्रोविजंस हमने पढ़ लिए थे। दोबारा से स्टार्ट करता हूँ। पहला प्रोविज़न है सेक्शन 60, ट्रांसफ़र ऑफ इनकम विदाउट ट्रांसफ़र ऑफ असेट। आपने असेट ट्रांसफ़र नहीं किया है, सिर्फ और सिर्फ इनकम ट्रांसफ़र करिए तो डीम्ड इनकम एप्लीकेबल हो जाएगा, इनकम ट्रांसफ़रर की ही मानी जाएगी। सेकेंड है रिवोकेबल ट्रांसफ़र ऑफ असेट। अब आपने असेट भी ट्रांसफ़र करा है, लेकिन कौन सी कंडीशन पे? रिवोकेबल, कि जब चाहे मर्जी पड़े आप असेट को वापस ले सकते हो, तो फिर से डीम्ड इनकम एप्लीकेबल हो जाएगा, इनकम आपकी ही मानी जाएगी। फिर इररिवोकेबल ट्रांसफ़र ऑफ असेट। इररिवोकेबल ट्रांसफ़र पे डीम्ड इनकम एप्लीकेबल नहीं होती, लेकिन अगर कोई बेनिफिट दोबारा से ट्रांसफरर को या उसके किसी रिलेटिव को मिल रहा है तो डीम्ड इनकम एप्लीकेबल हो जाएगी। नेक्स्ट था इनकम ऑफ इंडिविजुअल टू इंक्लूड इनकम ऑफ स्पाउस फ्रॉम अ कंसर्न इन विच इंडिविजुअल हैज सब्सटेंशियल इंटरेस्ट। मतलब आपका किसी भी कंसर्न, कोई से भी बिजनेस में सब्सटेंशियल इंटरेस्ट है। सब्सटेंशियल इंटरेस्ट आएगा 20% वोटिंग राइट से, और उस कंसर्न से आपके स्पाउस को कोई पैसा मिल रहा है और वो पैसा उसके क्वालिफिकेशन को एट्रीब्यूटेबल नहीं है, तो उस पे ऊपर डीम्ड इनकम एप्लीकेबल हो जाएगा। ठीक है। अगर दोनों का सब्सटेंशियल इंटरेस्ट हो तो जिसकी अदर इनकम ज़्यादा हो उसमें इंक्लूड हो जाएगा। एक बार जिसमें इंक्लूड हो गया उसी में इंक्लूड होता रहेगा। फिर है इनकम ऑफ स्पाउस। अब देखो, स्पाउस के केसेस में दो अलग अलग सेक्शन पड़े। एक वो जो कहीं से इनकम आ रही है जहाँ पे आपका सब्सटेंशियल इंटरेस्ट है, और दूसरा आपने कोई एसेट ट्रांसफ़र करा है। ऐसा नहीं है कि स्पाउस की सारी इनकम को आपकी मानी जाएगी। अरे भैया, उस इनकम का आपसे कोई कनेक्शन होना चाहिए। पहला कनेक्शन कि उस कंसर्न में 20% आपका सब्सटेंशियल इंटरेस्ट है। दूसरा कनेक्शन कि जिस असेट से वो इनकम जनरेट हो रही है वो असेट आपने ही ट्रांसफ़र करी थी। ठीक है। इन एडिक्वेट कंसीडरेशन में ट्रांसफ़र करी थी। पूरा पैसा दे के ट्रांसफ़र कर रहे हो, उससे पूरा पैसा लिया है तो फिर तो उसी की है भाई। अब जो इनकम है उसके ऊपर डीम्ड इनकम एप्लीकेबल नहीं होगी। अच्छा, अब जो डीम्ड इनकम एप्लीकेबल हो रही है उसके छोटे मोटे आसपास के बहुत सारे रूल्स हैं कि अगर आप असेट को कन्वर्ट कर दोगे तो भी डीम्ड इनकम एप्लीकेबल होती रहेगी। उस असेट से जो भी इनकम हो रही हो, रेगुलर इनकम हो रही हो कि कैपिटल गेन की इनकम हो रही हो, सबके ऊपर डीम्ड इनकम एप्लीकेबल होगा। लॉस होगा तो भी डीम्ड इनकम एप्लीकेबल होगा। फिर कहा कि आपने इस असेट से जो इनकम जनरेट करी उसके ऊपर डीम्ड इनकम एप्लीकेबल है, लेकिन इनकम से जो दूसरी इनकम जनरेट करी जिसको अपन कहेंगे एडिशनल इनकम, अब से मैं क्या कहूँगा उसको? एडिशनल इनकम। एडिशनल इनकम पे डीम्ड इनकम एप्लीकेबल नहीं होगी। समझ में आया कि नहीं? ओके, बोल। यस सर, इनकम क्लब होना मतलब वो सोर्स क्लब होना। वो सोर्स क्लब हो रहा है तो उससे इनकम है तो इनकम भी क्लब हो रही है, और लॉस है तो लॉस भी क्लब हो रहा है। अब उसका लॉस आपका माना जाएगा तो वो लॉस आपका है। जैसे आप अपने लॉस को दूसरी इनकम से एडजस्ट करते हो, इस लॉस को भी दूसरी इनकम से एडजस्ट कर सकते हो। सर, उधर से इनकम क्लब हुई और मेरा कोई लॉस है तो उस मेरे लॉस को इनकी इनकम से एडजस्ट कर सकता हूँ? हाँ, कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्लबिंग ऑफ इनकम तो सिर्फ इतना कहता है कि उसके सोर्स को किसका मान लिया जाएगा? आपका। फिर सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड तो वैसे ही एप्लीकेबल होगा जैसे आप में एप्लीकेबल होता था। ठीक है। नेक्स्ट है सेम टू सेम द इनकम ऑफ सन्स वाइफ, कि अब सास ससुर ने कोई सा भी असेट सन्स वाइफ को ट्रांसफ़र करा है, उस असेट से जो इनकम हो रही है वो किसकी मानी जाएगी? ट्रांसफरर की। सास ने ट्रांसफ़र करा है तो सास की, ससुर ने ट्रांसफ़र करा है तो ससुर की। ठीक है। अब इन दोनों ही में, स्पाउस में और सन्स वाइफ में, रिलेशनशिप दोनों टाइम एग्जिस्ट होना चाहिए। एट द टाइम ऑफ ट्रांसफर भी एग्जिस्ट होना चाहिए और एट द टाइम ऑफ क्लबिंग ऑफ इनकम भी एग्जिस्ट होना चाहिए। ठीक है। इनकम ऑफ द इंडिविजुअल टू इंक्लूड इनकम ऑफ एओपी टू विच असेट्स आर ट्रांसफर्ड फॉर द बेनिफिट ऑफ स्पाउस और सेम टू सेम फॉर द बेनिफिट ऑफ सन्स वाइफ। ऊपर क्या बोला? नहीं है ना? ऊपर क्या बोला उन्होंने कि आपने डायरेक्टली कोई एसेट स्पाउस को या सन्स वाइफ को ट्रांसफ़र करी है, जो भी इनकम हो रही है क्लबिंग पे हो रही है। हमें पता पड़ गई ये बात, तो हमने क्या करा? अब वो एसेट डायरेक्टली उनको ना ट्रांसफ़र करते हुए किसको ट्रांसफ़र कर दिया? किसी एओपी, एसोसिएशन ऑफ पर्सन को ट्रांसफ़र कर दिया कि अब उससे जो भी इनकम है उसका बेनिफिट किसको मिलता जाए? इनको मिलता जाए। तो अगर बेनिफिट उनको मिल रहा है तो डीम्ड इनकम मानी जाएगी, उनको बेनिफिट नहीं मिल रहा है तो डीम्ड इनकम नहीं मानी जाएगी। बेनिफिट आज मिले या कल मिले या एक्यूमुलेट होकर मिले, कभी भी मिले, इनकम पूरी कब किसकी मानी जाएगी? आपकी ही मानी जाएगी। ठीक है। मतलब आप ये नहीं कह सकते कि अगर मान लो
उनको इनकम हो रही है 1 लाख की, उधर बेनिफिट मिल रहा है 80,000 का, पूरी 1 लाख की इनकम किसकी मानी जाएगी? आप ही की मानी जाएगी, क्योंकि बेनिफिट उधर मिल रहा है। ठीक है, asset transfer to a person or AOP without adequate consideration for the immediate or deferred benefit of his or spouse or son's wife, income of such assets shall be clubbed in the hands of transferor. चलो आगे बढ़ूं, सिंपल है, किसी को कुछ पूछना है? नहीं। नेक्स्ट, इनकम ऑफ माइनर चाइल्ड, ये भी बहुत इंटरेस्टिंग है। अब यार अभी तक जो भी इनकम क्लबिंग हो रही थी उसका मेन जड़ क्या था? क्यों क्लबिंग एप्लीकेबल हो रही थी? अभी तक जो भी चीजें क्लबिंग हो रही थी, जितने भी सेक्शंस थे, क्यों हो रही थी? मेन जड़ क्या थी? हाँ, सरकार को शक ज्यादा है, ठीक है, सरकार को शक ज्यादा है, लेकिन इन सारे सेक्शंस में कोई चीज कॉमन नोटिस करी क्या आपने? हाँ सर, इनकम कब क्लब हो रही है? क्योंकि वो इनकम आपसे रिलेटेड है, कहीं ना कहीं वो होनी आपकी चाहिए थी, आपने जानबूझ के उसको किसकी बता रखी है? उनकी, तो सरकार ने आपको पढ़ लिया, उनकी नहीं मानेंगे, आपकी ही मानेंगे। लेकिन अब जो अपन इनकम क्लब करने वाले हैं ना, हो सकता है उसका आपसे कोई लेना देना ही ना हो, फिर भी वो इनकम किसकी मानी जाएगी? आप ही की मानी जाएगी। कौन सी? इनकम ऑफ माइनर चाइल्ड। माइनर कौन? अंडर 18। तो पेरेंट्स में जो भी उनके माइनर चाइल्ड हैं, उनकी जो भी इनकम है, कहीं से भी हो रही हो, वो सारी इनकम पेरेंट्स में से एक की मानी जाएगी। सर पेरेंट्स में से किसकी मानी जाएगी? इस इनकम को क्लब करने से पहले जिसकी इनकम ज़्यादा होगी उसकी मानी जाएगी। ठीक है, ओके। अब देखो, ये तो घातक रूल है। मतलब पहले तो मैं मेरी वाइफ को ट्रांसफ़र कर रहा था तो इनकम मेरी मानी जा रही थी, मेरी वाइफ के पास दूसरी जगह से कोई इनकम आ रही हो तो उसके पापा ने कुछ ट्रांसफ़र करा, उससे इनकम आ रही हो, उसकी मम्मी ने कुछ ट्रांसफ़र करा, उसके भाई ने कुछ ट्रांसफ़र करा हो, उससे इनकम आ रही हो, तो उसने कोई इनकम अर्न करके असेट जनरेट किया हो, उससे कोई इनकम आ रही हो, तो इंडिविजुअल अलग है भाई, सब इनकम उसी की मानी जाएगी। मैंने जो ट्रांसफ़र करा उसी की इनकम डीम्ड इनकम मानी जाएगी। बच्चे के केस में ऐसा नहीं है। बच्चे के केस में तो उनको कहीं से भी कुछ भी मिले, टैक्स किसको देना है? पेरेंट। मतलब अभी तो वो हमारे आलिया भट्ट की शादी हो गई, ठीक है, तो पहले जब नहीं हुई थी आलिया भट्ट की शादी, तो मान लो हमारा ताहिर आलिया भट्ट को भगा के ले गया। अब उसके पापा को ये बात बिल्कुल समझ में नहीं आई, कहाँ आलिया भट्ट और कहाँ हमारा ताहिर, है ना, ताहिर और आलिया भट्ट। अब इसने तो आलिया भट्ट से शादी करके उसको चूल्हे चौके पे लगा दिया। उसके बाप को बहुत मिर्ची लग रही है कि कहाँ मेरी बेटी, और अब देखो क्या हो गया। अब इसकी पिक्चर कैसे बनाए वो, अब इसकी पिक्चर कैसे बनाए? तो अब जब इनके बच्चे हुए तो महेश भट्ट ने सारी ज़मीन जायदाद किसके नाम कर दी? बच्चे के नाम, है ना, नाना जी ने सारी इनकम बच्चे के नाम कर दी। अब बच्चे के नाम पे इनकम आ रही है, अब कहाँ से आई है? नाना जी से। तो इनकम को रख कौन रहा है? उसकी माँ। छोड़ेगी क्या? मरते दम तक नहीं छोड़ेगी। तो इनकम रख कौन रही है? उसकी माँ। लेकिन अगर इस इनकम को छोड़ दें तो वो तो आलिया भट्ट तो अब चूल्हा चौका संभाल रही है, और हमारे भाई साहब 50,000 रुपये महीने की नौकरी कर रहे हैं, तो इनकम किसकी ज़्यादा है? इसकी। तो सारी इनकम रख रही है मम्मी, पर उसका पाप कौन भरेगा? ताहिर। टैक्स कौन देगा? ताहिर। समझा? कब तक देगा? जब तक असेसिंग ऑफिसर को मना न ले कि सरकार ये तो अत्याचार हो रहा है। वंस इंक्लूडेड शैल ऑलवेज बी इंक्लूडेड। एक बार इंक्लूड हो गई तो जिंदगी भर के लिए इंक्लूड हो गई। अब भैया उसका बर्थडे आया, आलिया भट्ट के छोरे का बर्थडे आया, तो रणबीर कपूर, रणवीर सिंह सभी गिफ्ट दे रहे हैं बच्ची को, ठीक है, सभी अपना मान के गिफ्ट दे रहे हैं, ठीक है। अब जितने भी गिफ्ट आ रहे हैं सब पे टैक्स कौन देगा? हमारा ताहिर, ठीक है। खड़ा होकर फोटो खिंचा रहा है और गिनता जा रहा है, ये भी 50,000 से ज़्यादा हो गया, ये भी ज़्यादा हो गया, ये भी स्पेसिफाइड मूवेबल एसेट हो गया, और ये तो इमूवेबल भी आ गया। सब पे टैक्स इसको देना पड़ेगा? ताहिर को। समझे? अब लेकिन आलिया भट्ट का छोरा, ठीक है, ऐਵੇਂ ही थोड़ी है यार, बाप माँ की जान पहचान कितनी है, बाप की तो नहीं, मम्मी और नाना जी की जान पहचान कितनी है। तो जब से पैदा हुआ तब से एड्स मिल रही है उसको, वो हगीज़ की एड में भी आ रहा है, ठीक है, जॉनसन की एड पे भी आ रहा है, सारी एडों पे आ रहा है। अब मस्त रो भी रहा है, मस्त स्माइल भी कर रहा है। तो अब जो उसको पैसे मिल रहे हैं एड्स के, वो उसके स्किल और टैलेंट के मिल रहे हैं। तो स्किल और टैलेंट के मिल रहे हैं तो क्लबिंग नहीं होगी, तो बच्चे की। लेकिन
अब वो स्किल और टैलेंट से उसकी माँ के पास जो भी पैसा आ रहा है उस पैसे को भी उसकी मम्मी बैंक में जमा करा रही है एफडी, उससे क्या मिलेगा? ब्याज मिलेगा। अब ब्याज तो मिलेगा लेकिन उसके ऊपर टैक्स कौन भरेगा? ताहिर। मतलब समझ लो उसने जो 4 ऐड कर ली, लाख रुपए आ गए, तो लाख रुपए जो आए वो तो स्किल और टैलेंट से आए, उसके ऊपर क्लबिंग नहीं है। लाख रुपए को अब इन्वेस्ट कर दिया, तो उससे 10,000 रुपये आए, तो 10,000 रुपये पे क्लबिंग एप्लीकेबल हो जाएगी और ये हमेशा की रहेगी। समझ में आया कि नहीं? ठीक है। अब बच्चे के केस में जब मैरिज सब्सिस्ट करती है तो जिसकी इनकम ज़्यादा है उसकी, लेकिन जब मैरिज सब्सिस्ट नहीं करती, पेरेंट्स अलग हो चुके हैं, तो जो चाइल्ड को मेंटेन करता है उसमें क्लबिंग होगी। ठीक है। अब भैया ये तो दारू पी के मारने लग गया आलिया भट्ट को, तो आलिया भट्ट बच्चे को लेके चली गई, तो अब मेंटेन कौन कर रहा है? आलिया भट्ट। तो अब चार्जेबल किसके होगी? आलिया भट्ट। ठीक है, समझ में आ गया सबको? बच्चे में लीगल चाइल्ड आएगा। अब लीगल चाइल्ड में बच्चे इधर उधर सोचते हैं, तो लीगल चाइल्ड मतलब अडॉप्टेड चाइल्ड भी आ जाएगा। ठीक है, इसका मन नहीं भर रहा कि 2 से क्या होता है यार, आलिया भट्ट तीसरे करने के लिए मना कर दी, तो इसने 2 और अडॉप्ट कर लिए। अब चारों की इनकम किसकी मानी जाएगी? इसी की मानी जाएगी। समझ में आया? स्पेशल रूल जो तुम्हें याद रखना है, क्या? जब भी किसी माइनर चाइल्ड की इनकम पेरेंट्स में क्लब होगी तो पर चाइल्ड 1500 रुपीज़ का डिडक्शन मिलेगा। बहुत ज़्यादा मिल गया ना? देख, ईयरली, मंथली भी नहीं मिलेगा, ईयरली 1500 रुपये क्या हो जाएगा? माफ। ठीक है, वो भी मेरे हिसाब से शायद 2 बच्चों पे ही मिलेगा, लेकिन अभी कंफर्म कर लूँगा, शायद मतलब 1% चांसेस है कि 2 बच्चों पे मिलेगा। वैसे तो जितने ही बच्चे हो सब पे 1500 माफ़ हो जाएगा। बोल, कैजुअल इनकम पे भी मिलेगा? यस, कैजुअल इनकम पे भी मिलेगा। ठीक है, बच्चे के ऊपर बच्चा टैक्स देता है। सर जनरली बिलो 18 वाला इनकम टैक्स रिटर्न फाइल नहीं कर सकता, लेकिन उसके गार्डियन के केस में गार्डियन नॉमिनी बनके उसके ऊपर टैक्स फाइल करता है, मतलब उसको एक अलग असेसी माना जाएगा। ठीक है, अब वो माइनर चाइल्ड के रिटर्न कैसे फाइल होते हैं वो अभी हमारे रिटर्न वाले चैप्टर में आएगा, अभी हमारे सिलेबस में नहीं है। ठीक है, किसने करा है ये? तुझे कैसे पता? वाइफ ने करा है। मम्मी सीसीटीवी में कैमरे में दिख रही है कि एफडी करवाने गई है, कैसे कहेगा तू? सारी प्रॉपर्टी के पेपर वाइफ के पास पड़े हैं, उसके तो सिर्फ बच्चे के तो नाम पे आ रही है, पैसा तो कलेक्ट भी माँ ही कर रही है, तिजोरी का पासवर्ड भी मम्मी को याद है, इसको तो जूते पड़ रहे हैं। एग्जाम नहीं है, उसी के ऊपर टैक्सेबल है, वही क्वेश्चन पूछ रहा है उसने। हाँ है। अब देखो, अभी तो तुमने आलिया भट्ट के क्वेश्चन ले लिया, अब अगर मान लो ताहिर एवी बहुत टाइम पूछता है ना छोड़ो तो। अब ताहिर के घर में एक काम वाली बाई आती है, ठीक है, काम वाली बाई को ताहिर समझ में आ गया, इनके छोटे मोटे चुन्नू मुन्नू हो गए, तो ताहिर ने उनको चाय वाले की दुकान पे लगा दिया छोटू, छोटू 1 छोटू 2। अब वो मेहनत करके पैसे कमा रहे हैं, उसकी क्लबिंग कराएगा क्या तू? नहीं ना, तो वो इनकम उसकी। ताहिर तो झापड़ मार के पैसे छीन लेता था, वो पैसे छीन के इन्वेस्ट कर देता था। अब वो जो अब अगला जो एडिशनल इनकम आई उसके ऊपर तो स्किल एंड टैलेंट एप्लीकेबल नहीं हुआ ना, तो उसकी तो क्लबिंग होगी। समझा? और कोई सवाल ताहिर? किसी का और कोई सवाल नहीं? ओके, बहुत इंटरेस्टिंग बातें आएगी अभी तो इसमें। अच्छा देखो, ये एडिशनल इनकम वाली बात देखो, स्पाउस के केस में एडिशनल इनकम पे क्लबिंग नहीं होती, यहाँ पे एडिशनल इनकम पे क्लबिंग होती है। ठीक है, अच्छा, इनकम ऑफ माइनर चाइल्ड इंक्लूडिंग माइनर मैरिड डॉटर, अगर माइनर मैरिड डॉटर भी इंक्लूड होगी, ताहिर के जो चुन्नू और मुन्नी हुई ना, और मुन्नी की तो उसने 16 साल में ही शादी कर दी, ठीक है, तो जब तक 18 की नहीं हो जाती तब तक की इनकम तो ताहिर में ही मानेंगे, ताहिर या आलिया भट्ट जो भी ज़्यादा होगा उसमें मानेंगे। ठीक है, अब इसमें एक केस और है कि जिस साल में हैप्पी बर्थडे आ गया, 18 का हो गया, उस साल की इनकम प्रोपोर्शनेट हो जाएगी। मतलब मान लो डी के गोयल साहब की तरह हैप्पी बर्थडे आया
1 अक्टूबर को, ठीक है। तो इस साल तो 18 का हो गया ना छोरा, तो 6 महीने की इनकम पापा की, 6 महीने की इनकम बच्चे की, ठीक है। शैल बी क्लब विद द इनकम ऑफ पेरेंट डिडक्शन अंडर सेक्शन 1032 फुल इनकम ऑफ और ₹1500 विच एवर इज लोअर। नंबर ऑफ चाइल्ड नहीं लिखा हुआ तो अभी तो ये मानेंगे ताहिर के 2 हो तो 2 के 1500, 3 हो तो 3 के 1500, 300 भी हो तो सबके 1500, ठीक है। एक्सेप्शन इंपॉर्टेंट है कि अगर डिसेबल्ड है, माइनर चाइल्ड सफरिंग फ्रॉम डिसेबिलिटी स्पेसिफाइड अंडर सेक्शन 80U ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट, अगर उसको डिसेबल्ड पर्सन है वो, तो फिर क्लबिंग एप्लीकेबल नहीं होगी, ठीक है। इनकम अर्न बाय माइनर चाइल्ड ऑन अकाउंट ऑफ मैनुअल वर्क, छोटू 1 छोटू 2, और एक्टिविटी, वो हंस रहा है और रो रहा है, इन्वॉल्विंग एप्लीकेशन ऑफ स्किल, टैलेंट, स्पेशलाइज नॉलेज एंड एक्सपीरियंस, तो भी डीम्ड इनकम एप्लीकेबल नहीं होगी। नोट्स इंटरेस्टिंग वाले, इनकम ऑफ माइनर चाइल्ड शैल बी इंक्लूडेड वेयर द मैरिज ऑफ हिज पेरेंट्स सबसिस्ट in the income of parent whose total income excluding the income includable under this subsection is greater, or where the marriage of his parent does not subsist in the income of that parent who maintains the minor child in the previous year। समझे कि नहीं समझे? प्रोपोर्शनेट कर लेंगे। कैसे कैसे लोग हो तुम, इतना गंदा सोच भी कैसे सकते हो? कौन है? कौन है? अच्छा, हाँ, तो जो मेंटेन कर रहा है वो, शादी नहीं हुई ना यार, शादी सक्सेस नहीं करती। कौन मेंटेन कर रहा है? ब्रावो का मेंटेन कर रहा है कि गर्लफ्रेंड मेंटेन कर रही है? पता कर फिर, जो मेंटेन कर रहा है उसकी। ये वाला पॉइंट हम डिस्कस कर चुके हैं। वंस इंक्लूडेड इन द हैंड्स ऑफ आइदर पेरेंट्स कैन नॉट बी चेंज इन सब्सिक्वेंट ईयर अनलेस एओ इज सेटिस्फाइड। एओ मतलब असेसिंग ऑफिसर इज सेटिस्फाइड। इफ नन ऑफ द पेरेंट इज अलाइव, न ताहिर बची न काम वाली बाई बची, ठीक है, आलिया तो जिंदा है। माइनर शैल बी फाइल द रिटर्न थ्रू लीगल गार्डियन, देयर शैल बी नो क्लबिंग। अगर पेरेंट्स नहीं है तो माइनर खुद रिटर्न फाइल करेगा गार्डियन के थ्रू और वही टैक्स देगा, कोई क्लबिंग नहीं होगी। इफ इनकम बाय वे ऑफ मैनुअल वर्क और एक्टिविटी इन्वॉल्विंग एप्लीकेशन ऑफ स्किल एक्सेट्रा विच हैज नॉट क्लब इज इन्वेस्टेड एंड इनकम इज अर्न देयर ऑन, सच इन्वेस्टमेंट इनकम शैल बी क्लब, ठीक है। मतलब नाना जी ने कोई प्रॉपर्टी ट्रांसफर करी, उससे जो इनकम हो रही हो तो क्लबिंग होगी होगी, फिर उसकी इनकम से भी इनकम हो रही है उसके ऊपर भी क्लबिंग होगी, तो सारी ही इनकम क्लबिंग होगी, सिर्फ मैनुअल वर्क वाली क्लबिंग नहीं होगी। मैनुअल वर्क वाली इनकम को इन्वेस्ट किया, उससे इनकम हो रही है, वो भी क्लबिंग होगी, ठीक है। ओके, नेक्स्ट। इफ माइनर, ये बात कर ली अपन ने, जब वो मेजर हो जाता है तो प्रोपोर्शनेट कर लेंगे। इफ माइनर चाइल्ड बिकम्स मेजर ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर देन द इनकम्स व्हिच हैव अक्रूड टू हिम टिल द डेट ही अटेन्स मेजॉरिटी शैल बी क्लब। 1 अक्टूबर तक की जो इनकम है वो क्लब करी जाएगी, उसके बाद की तो फिर वो खुद जाने, उसका काम जाने। लास्ट, कन्वर्जन ऑफ इनटू एचयूएफ प्रॉपर्टी। कन्वर्जन इनटू एचयूएफ प्रॉपर्टी मतलब मान लो कि किसी फैमिली में एक कोई बच्चा काबिल निकल गया, अब वो इनकम अर्न करे जा रहा है, उसको टैक्स ज़्यादा जा रहा है, और फैमिली के सारे मेंबर्स भी अच्छा खासा अर्न कर लेते हैं, तो उसको पता पड़ा कि यार इंडिविजुअल को छोड़ के ये फैमिली अपने आप में भी क्या है, एक एसएससी है, इसके भी 2.5 लाख रुपए क्या हो जाते हैं, माफ़ हो जाते हैं। तो उसने अपना पर्सनल अर्न किया हुआ असेट किसके नाम पे कर दिया? फैमिली के नाम पे कर दिया, विदाउट एडिक्वेट कंसिडरेशन। जहाँ एडिक्वेट कंसिडरेशन आ गया वहाँ पे पूरा चैप्टर ही एप्लीकेबल नहीं है। ट्रांसफर कर लिया एचयूएफ पे, तो इनकम एचयूएफ की ना मांगे, किसकी मानेंगे? मेंबर की, जिसने ट्रांसफर कराया उसकी। ये केस में तुम्हें पढ़ा चुका हूँ शायद, है ना। फिर मान लो किसी साल में बंटवारा हो गया, तो ये जो प्रॉपर्टी इसने ट्रांसफर करी थी ना, ये सब्जेक्ट मैटर ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन बन गई कि इसको बांट दिया गया। अब बांटा तो जो हिस्सा तेरे पास आया वो तो तेरे ही पास आ गया, तू जान, तेरा काम जान। लेकिन जो हिस्सा बट बुटा के तेरी स्पाउस के पास भी आ गया, उसके ऊपर भी डीम्ड इनकम एप्लीकेबल होगी। और सर जो बाकी के हिस्से दूसरे फैमिली मेंबर्स के पास चले गए, वो उसके ऊपर डीम्ड इनकम एप्लीकेबल नहीं होगी। मतलब अप टू द पार्टीशन तो पूरी ही इनकम किसकी मानी जा रही है? तेरी। पार्टीशन के बाद सिर्फ उतनी ही इनकम मानी जाएगी जो स्पाउस को जनरेट हो रही है। समझ में आया कि नहीं? ठीक है।
Where separate property of an individual is converted by individual into property belonging to the family otherwise than adequate consideration, income derived from the converted property shall be deemed to be the income of the individual till the time partition take place. And where the converted property has been subject matter of partition, the income derived from such converted property as is received by the spouse on partition shall be clubbed with the income of the individual. कुछ भी नया नहीं है, वही 3 पॉइंट है. उसने ट्रांसफ़र करा तो जब तक पार्टीशन नहीं हो जाता इनकम उसकी मानेंगे, पार्टीशन होने के बाद जो स्पाउस की इनकम है वो भी उसकी मानेंगे. डन. अगला वाला केस है हमारे अब्दुल्ली सर का. मान लो अब्दुल्ली सर की वाइफ कह रही है मेरे को तो बिज़नेस करना है, पैसे दो. ये क्या बिज़नेस करी? कुछ भी करूँगी, तुम्हें क्या मतलब, पैसे दो बस. ठीक है. तो अब्दुल्ली सर ने अपने अकाउंट से 10 लाख रुपए ट्रांसफ़र कर दिए. अब उसकी वाइफ ने बिज़नेस क्या स्टार्ट किया कि 10 लाख रुपए अपने भाई के बिज़नेस में इन्वेस्ट कर दी. उसके भाई ने उनको पट्टी पहले ही पढ़ा दी थी कि देख बहन 10 लाख रुपए लिया, 5 लाख मेरे पास है, 15 लाख से अपन ये बिज़नेस स्टार्ट करेंगे, जो भी प्रॉफिट होगा बराबर बराबर या जितना हिस्सा तेरा है उतना तेरा, बाकी का मेरा. ठीक है. अब हो गया भैया, 15 लाख रुपए आ गए. अब 15 लाख रुपए से मान लो 3 लाख रुपए का प्रॉफिट हुआ. तो 3 लाख रुपए का जो प्रॉफिट हुआ तो 2:1 के रेशियो में डिसाइड हुआ था. तो 2 उनका और 1 इनका. तो जो 2 इनका है उसके ऊपर क्या एप्लीकेबल हो जाएगी? क्लबिंग एप्लीकेबल हो जाएगी. समझे? अब अब्दुल्ली सर की वाइफ को क्या ज़रूरत पैसे निकालने की? घर तो कौन चला रहे? अब्दुल्ली सर चला ही रहे. तो उन्होंने 2 लाख रुपए अभी विड्रॉ नहीं करे, उनके पास ही रखे. या फिर यूँ कर मान लो 2 लाख में 50,000 ही विड्रॉ करे, उनके पास कितना रह गया? 16,50,000 की उनकी कैपिटल रह गई. उनके भाई को तो घर संभालने की जिम्मेदारी थी, तो उसके भाई ने तो सारा जो भी 1 लाख का प्रॉफिट था सब विड्रॉ कर लिया. उसका कैपिटल कितना है? 5 लाख की. अब जो प्रॉफिट होगा वो डिवाइड कितने से होगा? वो डिवाइड होगा 16,50,000 से. इसमें इनका कितना होगा? 11,50,000. अब जो भी प्रॉफिट इनका आया उस 11,50,000 में से डीम्ड इनकम कितने पे मानी जाएगी? सिर्फ 10 पे. डीम्ड इनकम किस पे मानी जाएगी? सिर्फ 10 पे. क्यों? क्योंकि 1,50,000 पे जो इनकम हुई वो तो इनकम के ऊपर इनकम हुई ना, वो तो एडिशनल इनकम हुई. और स्पाउस और सेल्फ वाइफ के केस में एडिशनल इनकम पे क्लबिंग नहीं होती. समझ में आया कि नहीं आया? लॉजिकल है कि नहीं? हाँ. तो पढ़ो. इफ असेट ट्रांसफर्ड बाय एन इंडिविजुअल टू हिज स्पाउस सेल्फ वाइफ आर इन्वेस्टेड बाय द ट्रांसफरी. अच्छा, मैंने एग्जाम्पल गलत ले लिया. मैंने एग्जाम्पल क्या ले लिया कि उन्होंने अमाउंट ट्रांसफ़र कर दी. अमाउंट के केस में अभी मैं एक आपको राज की बात बताने वाला हूँ. तो एग्जाम्पल समझो, उन्होंने अमाउंट ट्रांसफ़र नहीं किया, उन्होंने तो प्यार में पागल होकर 9 लाख का हार गिफ्ट कर दिया. लालची औरत 9 लाख का हार बेच के पैसा कहाँ इन्वेस्ट कर दिया? भाई के बिजनेस में. समझे कि नहीं? तो अब क्लबिंग एप्लीकेबल होगी. सर अमाउंट के केस में क्लबिंग एप्लीकेबल नहीं होगी क्या? अगले पॉइंट में पढ़ाऊंगा. ठीक है. तो इन्वेस्टेड इन द ट्रांसफर इन एनी बिजनेस, भाई का हो कि किसी का भी हो, देन द फॉलोइंग इनकम शैल बी क्लब विद द इनकम ऑफ ट्रांसफर इंडिविजुअल. Investment in the business as on the first day of the previous year out of the transferred fund made by the spouse or son's wife. कि ट्रांसफर्ड फंड से कितने का इन्वेस्टमेंट किया? सर 10 लाख रुपीस का. डिवाइड बाय टोटल इन्वेस्टमेंट इन द बिजनेस एज ऑन द फर्स्ट डे ऑफ द प्रीवियस ईयर मेड बाय स्पाउस और सन्स वाइफ. कि टोटल इन्वेस्टमेंट कितना था? 15 नहीं, 15 तो टोटल था सबका मिला के. उस स्पाउस का टोटल इन्वेस्टमेंट कितना था? तो अभी तो सर 10 ही था पहले साल में. तो पहले साल में तो क्या था? 10 ही था ना. मल्टीप्लाई बाय इनकम फ्रॉम सच बिजनेस स्पाउस और सन्स वाइफ 2 लाख. कि जितनी इनकम उसको हो रही है, कितनी हो रही है? 2 लाख. अब 2 लाख डिवाइड बाय 10 मल्टीप्लाई बाय 10 तो पूरी 2 लाख की क्या हो जाएगी? क्लबिंग हो जाएगी. ठीक है. मान लो अगले साल ये हो गया 4 लाख. ठीक है. और हमने एग्जाम्पल क्या बनाया था कि अब कितनी है इनकम? 11.5 लाख. उसमें से हस्बैंड ने कितना ट्रांसफ़र करा था? 10 लाख. तो 4 लाख डिवाइड बाई 11.5 इंटू 10 प्रोपोर्शनेट कर ली ना अपन ने कि 4 लाख जो है वो तो टोटल कैपिटल पे है, और टोटल कैपिटल में तो सारा उसका दिया हुआ थोड़ी है. उनका दिया हुआ तो कितना है? 10. तो जितना 10 को बिलोंग करता है उसी पे क्या होगी? डीम्ड इनकम क्लबिंग होगी. समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है. ओके. अब सर वो अमाउंट वाला केस भी बता ही दो. तो अमाउंट वाला केस क्या है बेटा कि अगर आपने उसको कोई अमाउंट भी गिफ्ट दिया है, ट्रांसफ़र कर दिया बिना मतलब, तो उसके ऊपर तो क्लबिंग होगी. लेकिन अगर आपने कोई अमाउंट उसको लोन दिया है कि मैं वापस लूँगा
और उसके ऊपर आप ब्याज लो कि मत लो, लोन के ऊपर क्लबिंग नहीं होती। तो ये एक हैक मिल गया अपन को, जेरी को भग के निकलने का एक रास्ता मिल गया कि अब आप लोग भी समझ लेना, कभी बड़े बन जाओ, 10 लाख से इनकम ज़्यादा हो जाए, फिर आप चाहो कि अब ये इनकम 30% टैक्सेबल हो रही है, इधर उधर कहीं पे टैक्सेबल कर दें इसको, तो कभी भी असेट ट्रांसफ़र मत करना, अमाउंट ट्रांसफ़र करना एज अ लोन, भले ही 0% इंटरेस्ट पे करो, ठीक है, इंटरेस्ट नहीं लेंगे लेकिन पैसा वापस लेंगे जब भी होगा, ठीक है। तो अब लोन दे दिया ना, इसके ऊपर डीम्ड इनकम एप्लीकेबल नहीं होगी, और वो लोन के पैसों से स्पाउस कुछ भी करे तो किसी के ऊपर भी डीम्ड इनकम एप्लीकेबल नहीं होगी। अब होगा क्या, जरा समझना, आपने तो लोन दिया है, उससे उसने असेट जनरेट कर लिया, असेट जनरेट करके इनकम ले ली, उस इनकम को आप अपने खाते में भी बिंदास ले सकते हो, क्या कह के, रीपेमेंट ऑफ लोन लेके। समझ में आया? तो डीम्ड इनकम का एक बहुत बड़ा जुगाड़ मिल गया कि अब आपको असेट ट्रांसफ़र नहीं करनी, क्या ट्रांसफ़र करना है, लोन ट्रांसफ़र, लोन देके असेट खरीदने। बेवकूफ़ होते हैं वो लोग जो असेट अपने नाम पे खरीद लेते हैं और फिर असेट ट्रांसफ़र करते फिरते हैं, उसके ऊपर डीम्ड इनकम एप्लीकेबल हो ही जाएगी। जब तुम खरीद ही रहे हो तो पहले पैसा ट्रांसफ़र कर दो, उस पैसों से खरीदवाओ, असेट भी उनके नाम पे ही लेगी लीगली, और कभी ज़िंदगी में डीम्ड इनकम एप्लीकेबल नहीं होगी। हाँ, लेकिन कभी वो निकल ली तो फिर पिक्चर बनेगी, ठीक है, माँ बाप के नाम कर दें, माँ बाप कहाँ निकलेंगे बेचारे। ओके, नोट, इन केस ऑफ स्पाउस सन्स वाइफ इन्वेस्ट द असेट्स इन पार्टनरशिप फर्म as their capital contribution, then the interest received from partnership firm shall be clubbed in above ratio। देखो बहुत शानदार बात बोली है कि अब जो इन्वेस्ट करा जा रहा है कहाँ इन्वेस्ट करा जा रहा है, पार्टनरशिप फर्म में। तो सर ये पार्टनरशिप फर्म की बात तो अलग से बोला, तो ऊपर वाली बात किसकी थी, ऊपर वाली बात थी इन एनी बिजनेस। इन एनी बिजनेस मतलब उसने खुद ने कोई बिजनेस स्टार्ट किया हो ना, उसकी भी बात हो रही थी कि उनकी उसने कोई उनके भाई भाई के साथ नहीं करा, उनकी स्पाउस ने तो खुद ने ही बिजनेस स्टार्ट कर दिया। तो जो 10 लाख रुपए दिए थे उससे बिजनेस स्टार्ट कर लिया, शुरुआत में तो पूरी इनकम क्लबिंग होगी, फिर कैपिटल बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा, तो प्रोपोर्शनेट होती जाएगी इनकम। क्लियर है ना? अब उनकी वाइफ ने तो क्या करा, पार्टनरशिप फर्म में इन्वेस्ट कर दिया। तो पार्टनरशिप फर्म से 3 तरीके की इनकम आती है, याद है कि नहीं याद आपको? कौन कौन सी 3 तरीके की इनकम, हैंड रेस करके बताओ, बोल। IOC, रेम्यूनरेशन, प्रॉफिट। तो समझना, प्रॉफिट तो एग्जेम्प्ट है, प्रॉफिट पे तो पहले पार्टनरशिप फर्म टैक्स देगी, टैक्स देने के बाद जो बचेगा फिर बांटेगी, डबल डबल टैक्सेशन नहीं हो सकता। तो शेयर ऑफ प्रॉफिट तो क्या है, एग्जेम्प्ट है, तो काहे की डीम्ड इनकम। दूसरा रेम्यूनरेशन, रेम्यूनरेशन तो तभी अलाउड है अगर वो बंदा काम करेगा तो, और काम कर रहा है तो स्किल और नॉलेज की वजह से काम कर रहा है तो मिल रही है, तो उसके ऊपर तो डीम्ड इनकम एप्लीकेबल होगी ही नहीं, वो तो तुम्हारे पैसे देने की वजह से थोड़ी मिल रही है। तुमने 1 लाख दिए होंगे, 10 लाख रुपए दिए हो, उसने जितना काम किया उसकी वजह से उसके पैसे मिल रहे हैं, तो वो भी क्लबिंग नहीं होगी। टैक्सेबल तो होगी पर क्लबिंग नहीं होगी। टैक्सेबल किसके एंड में होगी, स्पाउस के केस में होगी। लेकिन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो किसकी वजह से मिल रहा है, कैपिटल की वजह से मिल रहा है ना, वो तुमने दिया है, तो क्लबिंग सिर्फ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की होगी पार्टनरशिप फर्म के केस में। समझ में आया? हाँ, ओके। नेक्स्ट अगला है बेनामी ट्रांजैक्शंस। बेनामी ट्रांजैक्शंस क्या होते हैं, फेक पर्सन के नाम पे जो ट्रांजैक्शन हुए वो, मतलब शब्बीर सर के घर पे इनकम टैक्स की रेड पड़ी, उन्होंने सारी दीवारों को यूँ कट कट करके बजा के देखा, एक दीवार निकली पोली, वो हमारी हथौड़ी, वहाँ से निकल रहे रामलाल के नाम पे पेपर, गब्बर के नाम पे पेपर, कालिया के नाम पे पेपर, सांबा के नाम पे पेपर। ये कौन है, शोले, ये कौन है, पता नहीं ये कहाँ से आए, बुलाओ इनको, गब्बर को बुलाओ, कालिया को बुलाओ, सांबा को बुलाओ, रामलाल को बुलाओ, ठाकुर को भी बुलाओ, तो आ ही नहीं पा रहे, ये तो जानते ही नहीं इनको। तो इसका मतलब ये सारे क्या है, फेक पर्सन है। आपने जब प्रॉपर्टी खरीदी तब खुद के नाम पे ना खरीदी, किसके नाम पे खरीद ली, गब्बर के नाम पे खरीद ली, ठीक है। तो ये जो बेनामी ट्रांजेक्शन्स होते हैं ना, इनको भी आपकी इनकम मानी जाएगी जिस साल में तुम पकड़े गए उस साल में, ठीक है। टैक्स भी कितना लगेगा, 60%, ठीक है। अब जनरल लॉ, इंपॉर्टेंट लॉ, प्रैक्टिकल क्वेश्चंस में बहुत काम आएंगे जनरल लॉ। वैसे तो मैं लगभग 80% बातें कर चुका हूँ, जो 10-20% बातें होगी वो यहाँ आ जाएगी। द क्लबिंग शैल कंटिन्यू टू अप्लाई इवन इफ द ट्रांसफरी हैज कन्वर्टेड द ट्रांसफर्ड असेट टू सम अदर फॉर्म। उसने असेट को कन्वर्ट भी कर दिया ना, तो भी डीम्ड इनकम तो एप्लीकेबल रहेगी ही रहेगी।
मतलब मान लो अब्दुल सर ने तो ट्रांसफ़र करा था हॉस्टल, उनकी वाइफ ने कहा क्या करूँगी हॉस्टल का, इतने पैसे वो कमा तो रहे हैं, तो उन्होंने हॉस्टल बेच के उन्होंने तो ज्वेलरी खरीद ली। अब बेचने में जो कैपिटल गेन होगा वो डीम्ड इनकम। अब ज्वेलरी से तो कोई इनकम हो नहीं रही, तो कोई डीप इनकम नहीं है। फिर उसकी मान लो उसकी वाइफ ने ज्वेलरी किराए पे देने का बिजनेस काम में स्टार्ट कर लिया। अब किराए की इनकम क्या हो जाएगी, डीम्ड इनकम। या फिर रियली अपन थोड़ा प्रैक्टिकल लेके चले, ज्वेलरी में कुछ भी नहीं था, फिर उनकी वाइफ को लगा यार ज्वेलरी भी पड़े पड़े कोई मतलब नहीं है, तो चलो बेचते कुछ और खरीदते हैं। फिर उन्होंने ज्वेलरी बेच दी, फिर कैपिटल गेन हुआ, डीम्ड इनकम। फिर जो पैसा है उससे शेयर्स खरीद लिए, फिर शेयर से जो इनकम हो रही है उसके ऊपर भी डीम्ड इनकम। मतलब फॉर्म भले ही कितने भी चेंज हो जाए, इनकम जनरेट हो रही है तो डीम्ड इनकम एप्लीकेबल होगी होगी। ठीक है, नेक्स्ट, इनकम शैल इंक्लूड लॉस ऑल्सो, देयरफॉर लॉसेज आर ऑल्सो बी क्लब। ये बात हो गई थी हमारी, ठीक है। और लॉस एक बार क्लब होने के बाद वैसे ही माना जाएगा जैसे तुम्हारा खुद का लॉस हो, कहीं से भी सेट ऑफ कर लो, जैसे जो भी रूल्स एंड रेगुलेशन कहते हो। इफ द ट्रांसफर सेल्स द ट्रांसफर एसेट देन द कैपिटल गेन शैल आल्सो बी क्लब विद इनकम ऑफ द ट्रांसफरर। ये भी बात होगी, कैपिटल गेन भी ट्रांसफर करा जाएगा। इनकम अराइजिंग फ्रॉम द इनकम अर्न फ्रॉम ट्रांसफर्ड एसेट हैज नॉट बीन क्लब। ये बात भी होगी, एडिशनल इनकम बोलते हैं इसको, वो टैक्सेबल नहीं होगी। मतलब इनकम से जो इनकम हो रही है वो टैक्सेबल नहीं होगी, लेकिन माइनर चाइल्ड के केस में तो होगी। क्लब इनकम शैल बी रिटेन अंडर द सेम हेड इन विच इट इज अर्न। मतलब अगर मान लो हॉस्टल दिया था, तो हॉस्टल से जो रेंट आ रहा है हाउस प्रॉपर्टी में जाता, तो क्लबिंग होने के बाद भी किस में आएगा, वो हाउस प्रॉपर्टी में ही आएगा। ठीक है ना। While clubbing the income, the deductions available under 5 heads of income shall be allowed, and the income after such deduction shall be clubbed. मतलब वो आपको जो इनकम क्लब करनी है ना, तो उसमें 5 हेड के रूल्स एंड रेगुलेशन पहले अप्लाई करो, फिर जो नेट इनकम आ रही है ना उसको क्लब करो। मतलब उसको हॉस्टल से रेंट आ रहा है तो इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी का पूरा चार्ट एप्लीकेबल होगा, और लास्ट में जो इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी निकल के आता है उसकी क्लबिंग होगी। ठीक है। Clubbing will take place even if the assets are indirectly transferred or transferred through cross transfers. मजा आ गया। कैसे कि अब्दुल सर और ताहिर दोनों को ही समझ में आ गया, ये तो कोई बचने का साधन नहीं। अपन कुछ भी ट्रांसफ़र करो अपनी बीवियों को तो क्या आ जाता है, डीम्ड इनकम एप्लीकेबल हो जाता है। तो ताहिर समझा रहे हैं, सर एक काम करें, मैं आपकी बीवी को गिफ्ट दे देता हूँ, आप मेरी बीवी को गिफ्ट दे दो। अब मैंने ट्रांसफ़र करा, मेरी स्पाउस को थोड़ी करा, किसी और के स्पाउस को ट्रांसफ़र करा, तो उसमें भी डीम्ड इनकम एप्लीकेबल है क्या? नहीं। आपने भी ट्रांसफ़र करा, आपकी स्पाउस को थोड़ी करा, आपने तो मेरी स्पाउस को करा, डीम्ड इनकम एप्लीकेबल नहीं। तो भाई ये क्रॉस ट्रांसफ़र माना जाता है। इसमें जो कॉमन अमाउंट निकलेगा ना, वो तुम दोनों के ऊपर क्या हो जाएगा, टैक्सेबल हो जाएगा। मतलब ये टायर शाना निकला, इसने तो ट्रांसफ़र करी कितने की चीज़, 10 लाख की, और अब्दुल सर ने ट्रांसफ़र कर दी कितने की, 12 लाख की, तो कॉमन कितना निकला, 10 लाख। तो यूँ माना जाएगा ताहिर तूने अपनी बीवी को 10 लाख का ट्रांसफ़र करा है, और जो एक्स्ट्रा 2 लाख है वो अब्दुल सर ने ट्रांसफ़र करा है। तो अब्दुल सर और तेरी बीवी का तो कोई रिश्ता नहीं है, तो उस पर तो क्लबिंग नहीं होगी, लेकिन जो 10 लाख ट्रांसफ़र हो गया है उसके ऊपर तो क्लबिंग हो जाएगी। समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है। अब ये वो लाइफ है, खुद ही बोलते हैं इनकम टैक्स वाले, हमारी गलती नहीं है भाई। अब इसको अपन टैक्स इवेजन नहीं कहेंगे, क्या कहेंगे, टैक्स प्लानिंग। क्या कि इफ इंटरेस्ट फ्री लोन गिवन बाय हस्बैंड टू वाइफ, इंडिविजुअल टू सन्स वाइफ, इंडिविजुअल टू हिज HUF, एंड द पर्सन टू whom loan is given purchases an asset out of the loan, then the income from such asset shall not be clubbed in the hands of person who has given the loan. This is because giving a loan is not transfer of asset. Done? यशी समझ में आ रहा? आशिया सबको समझ में आ रहा है? चलूँ आगे बढ़ूँ? लोन देना ट्रांसफर ऑफ असेट नहीं है। लोन दो, असेट खरीदो, मजे करो। ठीक है। टीना क्या चला रही बेटा? If a trust is created for the benefit of minor child, then the income of trust shall be clubbed with the income of parent under section 64(1)(a). This shall apply even if the trust deed provides that the income shall be accumulated by trust and shall give to minor child when he attains majority. Clubbing provision under section 64(1)(a) shall apply since the income accrues for the benefit of minor child, although it may be given on attaining majority. वो जो सन्स वाइफ और स्पाउस के केस में पढ़ा ना, वो माइनर चाइल्ड के केस में भी है कि अगर आपने कोई असेट ट्रांसफर करा है किसको, ट्रस्ट को, वो राजू चाचा वाली कहानी है ना कि ट्रस्ट को असेट ट्रांसफर कर दिया। अब उस
ट्रस्ट को जो भी इनकम हो रही है वो किसके बेनिफिट के लिए है? चिल्ड्रन के बेनिफिट के लिए, तो भी इनकम किसकी मानी जाएगी? पेरेंट्स की मानी जाएगी। लेकिन सर शर्त ये है कि उनको पैसे अभी नहीं मिलेंगे नालायकों को, कब मिलेंगे? मैच्योरिटी के बाद, भले ही बाद में मिले। इनकम जैसे जैसे अक्रू हो रही है वैसे वैसे डीम इनकम एप्लीकेबल हो जाएगी, ठीक है। फिर है इनकम फ्रॉम अनडिस्क्लोज सोर्सेज। बता ही नहीं पा रहे शब्बीर सर की इतनी सारी चीज़ें कहाँ से आई। कौन कौन सी चीज़ें? कैश क्रेडिट। कैश क्रेडिट मतलब खुदाई हुई, खूब सारा कैश निकला। कहाँ से आया? उधार दिया है किसी ने। कैश का उधार नहीं चलता। कैश का उधार क्या होता है? इनकम ही होती है। अनएक्सप्लेन्ड इन्वेस्टमेंट, वो इतनी बड़ी प्रॉपर्टी पैसा कहाँ से लाए? जवाब ही नहीं उनके पास। अनएक्सप्लेन्ड, वो तो काली कमाई थी सारी, तो वो भी इस साल की इनकम। अनएक्सप्लेन्ड मनी, पैसा मिल गया तुम्हारे पास अनएक्सप्लेन्ड, वो भी क्या है? टैक्सेबल। अच्छा, कैश क्रेडिट और अनएक्सप्लेन्ड मनी में क्या फ़र्क है? तुमसे कहीं से भी पूछा कि ये सारा पैसा, मतलब ये जो तुम इतनी सारी चीज़ें खरीद के लाए हो, इसके लिए पैसा कहाँ से आया? किसी ने उधार दिया था, तो टैक्सेबल। तो पैसा ही मिल गया, कहाँ से आया? जवाब ही नहीं है, तो वो भी टैक्सेबल। अमाउंट इन्वेस्टेड नॉट फुली डिस्क्लोज इन द बुक्स ऑफ अकाउंट। 1 करोड़ की चीज़ बुक्स में 40 लाख ही दिखा रखी है, बाकी ये 60 लाख कहाँ से आए? टैक्सेबल। अनएक्सप्लेन्ड एक्सपेंडिचर, बेटी की शादी धूमधाम से, इतना पैसा कहाँ से आया? टैक्सेबल। अमाउंट बोरोड और पेड इन हुंडी, कच्ची पर्ची के ऊपर जो अमाउंट आपने लेन देन कर रखा है वो भी आपका टैक्सेबल। सब पे 60% का टैक्स लगेगा। कंप्लीट ये चैप्टर। सब अदर सोर्सेस, सारा अनएक्सप्लेन्ड मनी अदर सोर्सेज। तो यार तुम एक्सप्लेन कर दो तो फिर तो पता ही पड़ जाए ना कहाँ से आया, ठीक है। सब अदर सोर्सेज में टैक्सेबल। बुक लाए हो आप लोग? बेटा हम डिस्कस कर रहे हैं मॉड्यूल के क्वेश्चन आंसर्स, इलस्ट्रेशंस। तो पहले 1, 2, 3 में कोई दम नहीं था। पहले वाले ने बाप में बेटे को गोडाउन ट्रांसफ़र करने की बजाय सिर्फ इनकम ट्रांसफ़र कर दी, तो डीम इनकम मानी जाएगी, बाप की इनकम मानी जाएगी। दूसरे वाले केस में हस्बैंड का किसी प्राइवेट लिमिटेड में 25% की वोटिंग राइट थी। उस प्राइवेट लिमिटेड से वाइफ को सॉफ्टवेयर इंजीनियर के 30,000 रुपये महीने मिल रहे थे, सैलरी मिल रही थी, जिसके लिए वो क्वालिफाइड नहीं थी। क्वालिफिकेशन नहीं था तो डीम्ड इनकम एप्लीकेबल मानी जाएगी। 30,000 रुपये महीने के हिसाब से 3,60,000 रुपये किसकी मानी जाएगी? हस्बैंड की मानी जाएगी। 50,000 का स्टैंडर्ड डिडक्शन भी ले सकता है वो, ठीक है। तीसरे वाले केस में उन्होंने पूछा बताओ अगर क्या होता, उसके पास क्वालिफिकेशन होती तो इनकम उसकी खुद की मानी जाती है, ठीक है। अच्छा एक बात समझना, मेरे भी मन में एक डाउट है, पर मेरे हिसाब से जो होना चाहिए वो बता रहा हूँ, तुम भी सोच लेना। मान लो हस्बैंड भी कहीं पे नौकरी कर रहा है, उसके पास किसी एक कंपनी के शेयर्स थे जहाँ से इन बहन जी को क्या मिल रही थी? सैलरी मिल रही थी, ठीक है। अब सैलरी मिल रही थी तो डीम इनकम इनकी मानी जाएगी, उसको भी कहीं से सैलरी मिल रही है, तो स्टैंडर्ड डिडक्शन दोनों जगह अलग अलग मिलना चाहिए कि एक ही मिलना चाहिए? 50,000 इसमें से ही माइनस होंगे, 50,000 उसमें से ही माइनस होंगे, एक पे ही माइनस होंगे। मेरे हिसाब से एक पे ही माइनस होंगे, 2 पे माइनस नहीं होंगे। मतलब अगर समझ लो, मैं आपको इसका लॉजिक बताता हूँ। अगर मान लो मैं खुद भी 2 जगह जॉब करता हूँ ना, मॉर्निंग आवर्स कहीं पे जाता हूँ, इवनिंग आवर्स कहीं पे जाता हूँ, तो भी मुझे एक ही स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलेगा। अब जो वाइफ की इनकम मुझ में क्लब हुई उसके लिए 2 मिल जाएंगे क्या? नहीं मिलेंगे, एक ही मिलेगा, ठीक है। इलस्ट्रेशन नंबर 4, Mr. B holds shares 30% voting power in Y Private Limited. Mrs. B is working as an accountant in Y Private Limited, getting income under the head salary computed off, देखो computed ही दे रखी है भाई साहब को, मतलब स्टैंडर्ड डिडक्शन माइनस करने के बाद 3,44,000 without any qualification in accountancy. Mr. B also received 30,000 as interest on securities. Mrs. B owns a house property which she has let out. Rent received from tenants is 6,000 per month. Compute the total income of Mr. B and Mrs. B. तो मिस्टर बी की इनकम एक तो 3,44,000 और उसने जो पैसा इन्वेस्ट कर रखा है जिससे मिले उसको 30,000, तो हो गया 3,74,000। और मिसेस बी की इनकम 6,000 रुपये महीने के हिसाब से 72,000, उसमें मिल जाएगा 30% का स्टैंडर्ड डिडक्शन, ठीक है। 374, 72,000 में स्टैंडर्ड डिडक्शन 50,400, ठीक है।
Mr. Vaibhav started a proprietary business on 1st 4 2021 with a capital of 5 lakh. He incurred a loss of 2 lakh during the year 21-22. To overcome the financial position, his wife, Miss Vaishali, a software engineer, gave a gift of rupees 5 lakh on 1/4/2022, which was immediately invested in the business of Mr. Vaibhav. He earned a profit of 4 lakh during the year. वाह यार, बीवी से पैसे मिलते कमाने लग गया. Compute the amount to be clubbed in the hands of Mrs. Vaishali. Proportionate कर लो. 4 लाख को 5 में से 2 का तो लॉस ही हो गया था ना पिछले साल में. तो कितने बचे? 3 लाख प्लस 5 लाख 8 लाख में. तो 4 लाख डिवाइड बाय 8 लाख इंटू 5 लाख 2,50,000. 2,50,000. $2,50,000. ठीक है. कहानी बहुत सारी लिख रखी है कि 5 लाख का जो गिफ्ट दिया हो तो एग्जेम्प्ट है. हाँ तो होगा ही. हस्बैंड वाइफ है वो लोग, रिश्तेदार सबसे गहरे रिश्तेदारी वही है. ठीक है. और बाकी का फिर प्रोपोर्शनेट कर रखा है इन्होंने. सॉल्यूशन पूरा तुम पढ़ लेना, मैंने कोड समझा दिया आपको. अच्छा, मिसेस भी लिखा हुआ है आगे. Mrs. Kasturi transferred her immovable property to ABC Company Limited, subject to a condition that out of the rental income, a sum of 36,000 per annum shall be utilized for the benefit of son's wife. Thank God, ये क्वेश्चन आ गया. मेरे को एक डाउट था कि अगर पूरी इनकम बेनिफिट में काम में नहीं आ रही है तो जितनी काम में आ रही है उतनी ही टैक्सेबल होगी कि पूरी टैक्सेबल होगी. रूल ये है कि बेनिफिट अभी मिले कि बाद में मिले टैक्सेबल हो जाएगी. लेकिन अगर बेनिफिट बाद में भी ना मिले तो मान लो इनकम हो रही हो 50,000 और बेनिफिट सिर्फ 30 का ही मिलेगा, रिमेनिंग 20 का बेनिफिट ना अभी मिल रहा है ना बाद में मिलेगा, तो फिर कितना टैक्सेबल होना चाहिए? 30 के 50, 30 होना चाहिए. क्योंकि बेनिफिट कितने का मिल रहा है? 30 का ही मिल रहा है, तो 30 टैक्सेबल होगा. इसमें भी समथिंग वैसा ही है कि 36,000 की पर एनम की इनकम है जो किसमें काम में आनी चाहिए? सन्स वाइफ में. मिसेस कस्तूरी क्लेम्स द अमाउंट ऑफ 36,000 यूटिलाइज्ड बाय हर सन्स वाइफ शुड नॉट बी इंक्लूडेड इन हर टोटल इनकम. अरे यार, इसमें इतना वो अमाउंट वाला तो कुछ दे ही नहीं रखा. इसमें से इतना दे रखा है कि प्राइवेट लिमिटेड को ट्रांसफ़र कर दी, बेनिफिट सन्स वाइफ को मिल जाएगा. तो कह रही कि नहीं अब डीम्ड इनकम मत मानना, क्योंकि अब प्रॉपर्टी मेरी नहीं है, किसकी है? वो तो प्राइवेट लिमिटेड की है, वो बेनिफिट वहाँ से मिल रहा है, तो काहे की डीम्ड इनकम? नहीं भाई, डीम्ड इनकम मानेंगे. अगर आपने किसी एओपी को किसी को भी ट्रांसफ़र करा हो और वहाँ से बेनिफिट स्पाउस को या सन्स वाइफ को लौट के आ रहा हो तो जितना बेनिफिट मिल रहा है उतनी डीम्ड इनकम मानेंगे. द क्लबिंग प्रोविजन अंडर सेक्शन 64(1)(a) are attributed in case of transfer of any asset directly or indirectly otherwise than for the adequate consideration to any person to the extent to which the income from such asset is for the immediate or deferred benefit of son's wife. अभी मिले कि बाद में मिले, लेकिन टैक्सेबल उतना ही होगा जितने का बेनिफिट मिलेगा. ठीक है. अगर ऐसा केस होता कि 36 अभी मिलेगा, 4,000 बाद में मिलेगा, तो पूरा 40,000 अभी टैक्सेबल हो जाता. ठीक है. Such income shall be clubbed in computing the total income of the transferor individual. Therefore, income of 36,000 meant for the benefit of daughter-in-law is chargeable to tax in the hands of transfer, that is Mrs. Kasturi. In this case, the contention of Mrs. Kasturi is hence not valid in law. जयराम जी की बाय टाटा सी यू इलस्ट्रेशन नंबर 7 से लेके जितने भी इसमें इलस्ट्रेशन है सारे पढ़ के आओगे. मैं अब सिर्फ कल डाउट सॉल्व करूंगा क्योंकि ये बच्चों वाले हैं. इससे ज़्यादा डिटेल में तो मैं आपको एग्जाम्पल्स ले चुका हूँ. ठीक है ना. तो आप ये रीड करके आओगे, कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही है या कोई चीज़ ऐसी है जो नोट्स में कवर नहीं हो रही है तो हम डिस्कस करेंगे, नहीं तो हम डिस्कस नहीं करेंगे. बाय टाटा सी यू. कल नया चैप्टर पढ़ेंगे.